कल हमने कवर किया था कहां तक, यहां तक कवर किया था, है ना। अब इससे आगे जब हम स्टार्ट करते हैं, इससे आगे से लिखा है व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। केमिकल रिएक्शंस कहां से आ गई, बायो आते हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन ही तो है, और वो तो सिर्फ एक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उनके बारे में तुम आगे भी पढ़ोगे। पर ये वो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है जिसमें क्या कर रहा है, कार्बन सोर्स को यूज कर रहा है, मतलब ग्लूकोज को यूज कर रहा है, और किसको यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को, फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, C6H12O6, समझ गए। ये क्या है, कार्बन सोर्स, जो कहां से मिला है हमारे को, हमारे फूड से मिला है। और हमने इसमें रिएक्शन में क्या ऐड होती है, और ऑक्सीजन, जो हम कैसे लेते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है सभी सेल्स के पास। और जो ये फूड है ये भी कहाँ से आया, हमने खाना खाया, खाना गया स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में अब्जॉर्ब हुए, और ब्लड ने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया सभी सेल्स के पास। तो सभी सेल्स के पास पहुंच के दो चीजें, एक तो कार्बन सोर्स और दूसरा ऑक्सीजन, और इससे इसने क्या बना लिया, एनर्जी। और इसमें बनता क्या है, वैसे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें CO2, H2O और एनर्जी। ये एनर्जी जो है ना, ये हमारे काम आती है। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स, ये बाय प्रोडक्ट्स जो ये मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए यूजलेस ही नहीं है, बट कुड इवन बी हार्मफुल। जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन से, ये वेस्ट तो है ही, मतलब ये हमारे सेल्स के लिए किसी काम के तो है ही नहीं, साथ में ये हार्मफुल भी है हमारे लिए। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या बाहर निकलती है, CO2, ठीक है ना। अब उसमें पढ़ेंगे हम कैसे पता लगा। ऐसा नहीं है कि जब हम इनहेल करते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, सारी एयर अंदर जाती है। पर जो एक्सहेल करते हैं ना, जो अंदर जाते हैं तो CO2 बहुत कम होता है, समझ के 0.01% कुछ ऐसा होता है। और जब एक्सहेल करते हैं ना तो उसमें CO2 4% के आसपास होती है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन की रेशियो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%, और एक्सहेल करेंगे तो 16% के आसपास मिलती है। तो सही में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है उस एयर में से, और CO2 रिलीज होने लगा। ये आगे आएगा कॉन्सेप्ट। अभी देखो, अब इसने बताया कि जो बाय प्रोडक्ट्स है ना, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इनको बाहर निकालना जरूरी है, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब यहाँ पर लाइफ प्रोसेस की बात करें ना, तो हमारे कितने लाइफ प्रोसेस आएंगे। सबसे पहले तो आएगा न्यूट्रिशन, ठीक है, और फिर दूसरा क्या आएगा, डाइजेशन, ठीक है, तीसरा क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन, जितना भी हमने क्या करा, डाइजेस्ट किया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए। अब्जॉर्ब करने के बाद आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है ना, ये क्या होता है, जिसमें जैसे एनर्जी मेकिंग प्रोसेस, एनिमल में क्या होती है, रेस्पिरेशन, और प्लांट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। जिस रिएक्शन से, जिस केमिकल प्रोसेस से एनर्जी बनती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट फाइनली क्या होता है, एक्सक्रीशन। दूसरे नंबर पे डाइजेशन, ठीक है ना, जो हमने खाना खाया, इनटेक किया, वो क्या है, डाइजेशन। अभी देखो ये सारी चीजें ना अपनी न्यूट्रिशन और डाइजेशन ये एक ही कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। इवन अब्जॉर्प्शन भी एक ही में कवर हो जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट। फिर रेस्पिरेशन एसिमिलेशन में कवर होगा, ठीक है। और फिर एक ट्रांसपोर्टेशन वाला में और अलग से आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारा ब्लड कैसे जा रहा है, कैसे क्यों भाग रहा है बॉडी के अंदर, हार्ट की वजह से, है ना। और ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, सारी चीजें, ये ट्रांसपोर्टेशन।
फिर एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन सर्कुलेशन नहीं, सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये मोटा मोटा है, ये वो चीजें हैं जो सभी में होती है, ठीक है ना। इनमें चेंज हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी चीजें, अभी आगे देखो। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। जैसे जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किडनी है ना, किडनी स्पेशल डिजाइन है बॉडी में, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को के अंदर से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करने के लिए। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है रहता है ना, वो सारा कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता रहता है। और ब्लड क्या करता है, फिर घूमता है तो किडनी से भी पास होएगा, बीच में उसमें ऐसी जगह है जहाँ उसे किडनी से भी जाना होता है। और किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करती है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसका धीरे धीरे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसे यूरिक एसिड बोलते हैं, यूरिया। तो वो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा, अगर किसी की किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी, आएंगे उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे बिल्कुल। और बाई means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue। मतलब जो किडनी है वहां तक भी तो वो वेस्ट जाए किसी तरह, वो कैसे जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये तो था बेटा कति मोटा मोटा ओवरव्यू सा, जो अब तक हमने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा। अब जाएंगे हम डिटेल, और डिटेल में एकदम मजा आने वाला है, एकदम मजा। हाँ, सीखना तुम्हें है। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखोगे ना बेटा, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है ना, ये डिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हें करके बता दिया जाए, या तुम ही खुद ही सैंपल, जैसे रिया ने जो क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं, हम उन आंसर्स को एक सैंपल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री के हम आंसर्स कैसे दे सकते हैं, है ना। ऐसे ही तुम में से कोई ऐसा भी होगा जो बायो के बहुत अच्छे आंसर्स लिखेगा, समझ गए। हमें आंसर कैसे देनी है, ये डिजाइन तो बाद में हो सकता है, पर सबसे पहले हमारे को ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट समझ के ना तुम आंसर खुद ही बना के लिखोगे, खुद ही, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बहुत ही मिनिमम चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, नहीं तो सब अंडरस्टैंडिंग का मटेरियल है सारा का। अब ये क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन अनसफिशिएंट टू मीट। हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कल बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छे से एकदम। और ये बताया था कि जितना भी हमने पढ़ा है इनमें एक ही क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में, जो सबसे पहला ही है ना। अब इसका आंसर नीरव और आरव में से कोई दे सकता है? हाँ, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? है ना, देख के भी बता दो। कल हमने पढ़ा था वहीं पर आंसर, जहां हमने पढ़ा था वहीं आंसर। पैराग्राफ मैंने मार्क भी करवाया था, अगर तुमने ध्यान से। हाँ, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अभी देखो इसका आंसर यहीं पर है। ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक्चुअल में वो पूरा का पूरा सेल डायरेक्ट बॉडी, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। सो ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस इज सफिशिएंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा लिखना तो पड़ेगा ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द होल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। कोई एनवायरमेंटल कांटेक्ट नहीं होता सभी सेल्स के साथ, ठीक है ना। सो डिफ्यूजन प्रोसेस इज अनसफिशिएंट टू सप्लाई द गैसेस, ठीक है ना। ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस से वहां पर जो गैसेस की सप्लाई है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो सकती। इतना सिंपल सा आंसर है इसका। इसको तुम डिजाइन कर सकते हो खुद। मेरी जैसी टूटी फूटी इंग्लिश लेकर के भी मैं डिजाइन कर लेता हूँ, तो तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश कर पढ़ते हो, तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश मेरे से ज्यादा बेटर है, मेरे को खुद को पता है इस बात।
तो तुम आराम से लिख सकते हो अगर तुम कंसेप्ट को समझ जाओगे। अब आगे आए, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग एज अ लैब। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और इसकी तो उम्मीद भी मत रखना पेपर में आ जाएगा। कोई चीज जिंदा है, इसके लिए हमारे पास क्या चीज क्राइटेरिया है भाई, मूव कर रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, घूम रहा है इधर उधर, ठीक है ना। और इससे अलग भाई सांस ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, प्लांट है तो ग्रीन है, ग्रो कर रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया है ना। फिर आ गया, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कितना आउटसाइड रॉ मटेरियल है भाई, हम खाना खा रहे हैं, फूड आउटसाइड रॉ मटेरियल नहीं है, हम सांस ले रहे हैं, एयर रॉ मटेरियल नहीं है ना, ये सब क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये रही जो अभी डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, एसेंशियल है प्रोसेस। अब हम इसके आगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, ठीक है, कर दे चालू। न्यूट्रिशन, व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। एनर्जी तो यूज करते ही हैं अगर हम कोई भी काम करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अपेरेंट मतलब जो दिख रही हो, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं हम, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी का यूज हो रहा होता है, बेशक हम कुछ ना भी कर रहे हैं, कुछ भी अपेरेंट एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। इन सब चीजों के लिए हमारे को किसकी जरूरत है, आउटसाइड रॉ मटेरियल की जरूरत है भाई, ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। जैसे अभी चलो मैं हो गया भाई, इतना बड़ा हो गया, मेरे को ग्रो तो नहीं होना है ना, तो अदर और एक्टिविटीज के लिए ना, बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए भी मेरे को खाना खाने की जरूरत है। बट एक छोटा बच्चा है, उसे तो ग्रो होने के लिए भी खाने की जरूरत है। जैसे तुम ही को देख लो, अभी तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारे मसल्स ग्रो होने लग रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारे को ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ क्या है हमारे पास, फूड, जहां से हमें फूड मिल रहा है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कहां से मिल रहा है फूड लिविंग थिंग्स को। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जो कॉमन है वो तो मतलब कॉमनली सभी में मटेरियल इस एनर्जी के लिए सेम है, बट तरीके थोड़े अलग अलग हैं। कैसे आएंगे, सम organism use simple food material obtained from inorganic substances in the form of carbon dioxide and water। देखो भाई, एक वर्ड है ना, बार बार यूज होता रहेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है इनऑर्गेनिक और क्या होता है ऑर्गेनिक, पहले भी मैंने यूज करा है ये वर्ड, कल भी यूज करा। इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलता है। समझ में आ गया। तो कुछ तो हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक मटेरियल ही सफिशिएंट होता है जिंदा रहने के लिए। क्या चीज है वो, प्लांट्स। प्लांट्स का किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, या तो हवा, कौन सी हवा, CO2 और वाटर, उसे दो चीजें चाहिए बस, CO2 और वाटर। तो इसीलिए इसमें ये किस पे डिपेंड है, इनऑर्गेनिक मटेरियल पे। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ऑटोट्रॉफ। समझ के, ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पर लिखते जाना, सबसे पहला जो है ना वो क्या है हमारा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है ना वो कौन से हैं, which depends on inorganic material। देखो ऑटोट्रॉफिक की इससे पहले हम जो डेफिनेशन छोटी क्लासेस में पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, which make their food by own, खुद ही बनाते हैं वो अपना फूड। पर ये डेफिनेशन इतनी प्रैक्टिकल नहीं है भाई। अब खाना तो हम अपना भी खुद ही बना लेंगे, हमारी मम्मी नहीं बनाएगी, तो क्या हम ऑटोट्रॉफ हो गए, नहीं। क्यों, यहाँ पर खुद बनाने का मतलब है कि किसी लिविंग बीइंग से नहीं ले रहे हैं अपना। तो यहाँ पर बेस्ट इफेक्टिव आंसर है
which depend for their energy need on inorganic material। ठीक है, जो अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी नीड के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड है, लाइक CO2 एंड H2O एंड सनलाइट। समझ गए ना, ये क्या है, सब इनऑर्गेनिक चीजें हैं। अब आगे आएंगे देखना। These organisms the autotrophs include green plants and some bacteria। कुछ प्लांट्स और सब बैक्टीरिया ऐसा होता है जो क्या करता है, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। भाई इसके बाद आ गया हमारा हेट्रोट्रॉफ। दूसरा क्या आ गया हमारा, हेट्रोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ में ना अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी बट जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली इसमें कैटेगरी है कौन सी, होलोजोइक। होलोजोइक कौन सी कैटेगरी है बेटा, देखो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें लिखा है कि आगे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाते हैं और उसका डाइजेशन सिस्टम उसे ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर वन में, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। Thus the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophy. Heterotrophic organisms includes animals and fungi। ठीक है, अब यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक पे आ गए। इसकी हेटेरोट्रॉफिक की तुम लिख सकते हो होलोजोइक, ये तुमने पहले पढ़े हुए हैं, वैसे तुम्हारे को बताऊंगा। Which depend on the dead and decaying substances। होलोजोइक कौन से होते हैं, होलोजोइक होते हैं नहीं, एक पैरासिटिक होता है, एक होलोजोइक होता है और एक और होता है, कौन सा होता है वो, कॉम्प्लेक्स में। हेटेरोट्रॉफिक में तीन होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफाइटिक है बेटा, होलोजोइक मत लिखना, ये क्या है, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, अब इसकी सेप्रोट्रॉपिक लिख दो। सेप्रोट्रॉपिक में ये हो सकता है, सेप्रोट्रॉपिक कौन सा हो गया, विच डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। समझ गए, जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है प्लांट्स की, पैरासाइट अलग होते हैं। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो है ना पैरासाइटिक नहीं, पैरासाइटिक होते हैं जो डिपेंड होते हैं अदर लिविंग बीइंग पे विदाउट किलिंग देम, जैसे लीच, समझ गए ना, टिक्स चिचड़, ठीक है ना, जो ये सिर में हो जाते हैं, ये नाम हो ना, लाइसिस। हाँ, और प्लांट में भी होता है एक कैस्केटा प्लांट, अमरबेल, तुमने देखा होगा कहीं पतली पतली डोरी सी हो जाती है किसी प्लांट पे, बिल्कुल पतली पतली सी येलो कलर की। अरे देखना यहाँ पर ये जो ग्रीन गार्डनिंग के लिए वो ग्रीन सी वो नहीं बन रखी, लेयर सी बना रखी है जो जगह जगह पे, उन तो कई जगह पे हो जाती है। पूरे प्लांट को क्या हो जाती है, वो प्लांट पे चढ़ जाती है, उसकी कोई रूट नहीं होती, उसकी कोई लीफ नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। वो क्या करती है, जिस प्लांट पे चलेगी उसी की एनर्जी को यूज करती रहती है और ग्रो होती है। अमरबेल बोलते हैं उसे नॉर्मल भाषा में हमारे में, और वैसे कैस्केटा प्लांट बोलते हैं। ये होता है, जिसमें होता है पैरासाइटिक। क्या होता है, पैरासाइटिक जो है ना वो होता है जो डिपेंड होता है अदर प्लांट्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे विदाउट किलिंग देम। और भाई सेप्रोफाइटिक होता है विच डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। डेड एंड डिकेइंग, भाई कोई फ्रूट गिर गया, किसी ने नहीं उठाया, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा फाइनली। ठीक है ना भाई, गाय भैंस में जो बाहर घूमते हैं वहाँ जंगलों में, फॉरेस्ट में, उन्होंने क्या कर दिया, गोबर कर दिया, ठीक है ना, तो वो कहाँ गया, मिट्टी बन गया। तो धीरे धीरे वो डिके सब्सटेंस है, वो क्या डिकेइंग सब्सटेंस। प्लांट्स के लीफ नीचे गिर गए, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, खाद में बन जाता है,
बन जाता है ना। और जैसे गांव में तो करते भी हैं ये काम नॉर्मली, गाय भैंस का गोबर जो है ना एक जगह पे इकट्ठा डालते रहते कुछ साल में वो क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, खाद बन जाता है, और उसे फिर हम अपने सोइल में मिला देते हैं ना, तो सोइल का फर्टाइल रेट इंक्रीज हो जाता है, सबको पता है। तो वो क्यों कर रहा है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कर रहा है डिकम्पोजर, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करता है। वो कौन सा मोड ऑफ है, वो कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में आते हैं हम, ठीक है, मैंस भी हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स तो है ही, इससे अलग जो भी एनिमल्स हमारे को दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। ये जो फूड हम खाते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत, ठीक है, और इसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम इसे ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन में, और उसके बाद ये क्या होता है, हमारी बॉडी उसे यूज कर पाती है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया बेटा तुम्हारे को? ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है और ये पेपर में आता है। ये सारी चीजें होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक, हाँ बेटा छोटी क्लासेस में आ चुका है, ये तुमने नहीं ध्यान दिया होगा, ये 7th 8th में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इन्होंने ना आगे बढ़ाना, ठीक समझा, जो चीजें पहले आ चुकी है वो तो तुम्हें पहले आनी चाहिए। क्या नहीं आई है ये चीजें, तुम ही बताओ। अरे ये सारी आई है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक सभी आई है। होलोजोइक भी आई है। हाँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जैसे बेटा मैन, ह्यूमन बीइंग्स, और उनका देखो ये है, These complex substances, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को यूटिलाइज करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन किया जाता है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड अप द कीन एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को यूज करने के से पहले इस सब्सटेंस को क्या करना होता है, हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज करना। ये हमारा आएगा सिस्टम, जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी का, वो यही है। वो क्या करता है, हम जो खा रहे हैं उन सबको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है। सिंपलर बताया था ना, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हम ग्लूकोज लाते हैं ना, ग्लूकोन डी, वो क्या है, वो एक्चुअल में उसे तुम बोल सकते हो डाइजेस्टेड फूड, हाँ वो एक फूड ही है। डाइजेस्टेड फूड मीन्स हम उसे जैसे ही पिएंगे ना पानी में डाल के, उस फूड को हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने की जरूरत है, डायरेक्टली हमारी जाते ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और इंस्टेंट हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, समझ गए। जो ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ाते हैं ना, वो क्या है, सीधा ही ब्लड में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा पहले ही बीमार है, और जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो भी एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, एनर्जी लगती है उसे करने में भी, तो उसके अंदर बेचारे की एनर्जी बेकार में वेस्ट करवाए, इससे सीधा डायरेक्टली उसको ना ग्लूकोज दे दो, ग्लूकोन डी मतलब ग्लूकोज मतलब डायरेक्टली उसे डाइजेस्टेड फूड दे दिया, उसकी बॉडी उसे यूज करती रहेगी, उसे डाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, डाइजेशन बाईपास होगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो बंदा जल्दी ठीक हो जाएगा। पर ये विजुअल में नहीं रह सकती हैं चीजें, हमारे डाइजेशन प्रोसेस से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बंदा ये सोचे चल तू मेरे को खाना खाना है, ग्लूकोज से ही काम चलाता रहूं, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है। ये सारे प्रोसेस को काम करवाना जरूरी है। समझ में आया भाई? होलोजोइक आया समझ में? अब इसके बाद है ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चलेगा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात आ गई तो हमें सबको पता ही है हम किसकी बात करेंगे। हम वो कौन से होते हैं, बताओ? प्लांट्स। तो सही में अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम प्लांट्स की बात करने वाले हैं, ग्रीन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स की? ग्रीन प्लांट्स की। ज्यादातर प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं, कुछ इक्का दुक्का हो किसी को छोड़ दे तो, और सभी प्लांट्स में फूड टेकिंग प्रोसेस जो है ना सेम ही होता है।
इसीलिए इनको हम एक ही कैटेगरी में मानते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे एक आधा देखो, जैसे सेप्रोफाइटिक में भी चला गया है, हेटेरोट्रॉफिक में चला गया ना एक प्लांट अमरबेल, बट वो एक्सेप्शनल चीजें हैं। ज्यादातर हमारे सारे क्या है, हमारे ये है हेटेरोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़े हम तो क्या आएगा हमारे पास, देखो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स की ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किससे फुलफिल की जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करी जाती है। मतलब जो ये इनका एनर्जी बनाने का जो एक केमिकल रिएक्शन है ना, वो सभी में क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं, आउटसाइड से रॉ मटेरियल लेंगे और क्या करेंगे, उससे फूड बना के अपनी बॉडी में स्टोर कर देंगे। प्लांट ऐसा ही करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये सब्सटेंस इन्होंने हमारे से लिए वो क्या है, CO2 एंड क्या है, CO2 और वाटर। दो ही सब्सटेंस है, CO2 और वाटर जो इन्होंने लिए हैं। और इससे अलग फिर क्या करेगा ये, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। अब सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है, कंडीशन, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए कंडीशंस कहाँ लिखी जाती है, एरो के ऊपर। देखो ये लिखी हुई जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल, हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल। और क्या बनाता है इससे प्रोडक्ट, कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। सबसे पहले ये क्या बनाता है, इस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज कर देता है, O2 गैस रिलीज कर देता है, जो इसके लिए बाय प्रोडक्ट तो बाहर निकाल देती है। और H2O और वाटर, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है इसका। अब आगे ये क्या कह रहा है, तुम देखो, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट किस में यूटिलाइज किया जाता है, प्लांट को एनर्जी के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखो भाई, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। जो कार्बोहाइड्रेट साथ के साथ यूज नहीं हुआ, प्लांट उसे किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में यूज करता है। अंडरलाइन कर लो और लिख लो, मैं तो कह रहा हूं साइड में। स्टोर्ड फूड इन प्लांट किसे बोलते हैं, स्टार्च। ध्यान रखना, स्टोर्ड फूड इन प्लांट। प्लांट जिस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। हाँ, स्टोर्ड फूड इन प्लांट के आगे लिख दो स्टार्च। हाँ, क्या होता है, ये होता है स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। आता है बहुत बार पेपर में आता है। अब इसके बाद क्या बोला इसने, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। ये क्या होता है, ये स्टोर कर लिया गया और जब भी प्लांट को इसकी जरूरत पड़ेगी जब प्लांट इसे यूज कर लेगा। जैसे प्लांट को सनलाइट नहीं मिली, 2 दिन तक धूप नहीं निकली, तो प्लांट बना नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे ये स्टार्च को फिर से यूज कर लेगा। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ये वर्ड भी ध्यान रखना। फूड स्टोर्ड इन एनिमल, क्या फॉर्म है वो, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी फूड को स्टोर कर लेती है फॉर द यूज ऑफ इमरजेंसी, ठीक है ना, वो फॉर्म क्या होती है, ग्लाइकोजन। ये भी लिख लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। फूड किस फॉर्म में, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है, वो कौन सी फॉर्म होती है, ग्लाइकोजन। कोई बात नहीं, 10 मिनट और चलेंगे।
अभी देखो, ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हमें पता ही चल गया। अब बात आगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये है इसके स्टेप 3, ठीक है ना। अगर फोटोसिंथेसिस से पेपर में आया कुछ तो उसका है ना यहीं से आने के चांस है, यहीं से आएगा जो भी कुछ है। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या सीधा ही ऐसे होता है, फोटोसिंथेसिस में बेटा स्टेप्स होते हैं। पहले CO2, पहले H2 आएगा, कहां से आएगा, रूट से, रूट से प्लांट उसे अब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और वाटर कहां जाएगा फिर, लीव्स के पास, लीव्स के पास। और लीव जो है ना, जो वो क्या करेंगी, प्लांट जाएगा, वो जाएगा कैसे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल। और के कौन सा टिश्यू लेकर के जाता है, जाइलम। ये बात तो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, जाइलम ट्रांसपोर्ट कर देता है वाटर। उसके बाद वाटर के साथ क्या होता है, वो पहला स्टेप, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या होगा, जो लीफ होती है ना, लीफ तुमने देखा होगा प्लांट की पतली सी ऐसे फैली हुई सी, ये ना सोलर पैनल की तरह, सोलर पैनल, ठीक है ना। ये इस तरह से होती है कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो है ना इसके ऊपर गिर, समझ गए, ये एक हिसाब से प्लांट की सोलर पैनल है। और जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट गिरती है तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो है ना, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। अभी तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और डीप जाएंगे, और कुछ निकाल के ऑनलाइन कुछ निकल वहां से देखेंगे क्या होता है। प्लांट्स है ना उसको क्या करेंगे, क्लोरोफिल से सनलाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहला काम तो प्लांट ये करेगा। फिर उस सनलाइट एनर्जी को क्या करेगा, देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा प्लांट। और फिर उस केमिकल एनर्जी से क्या करेगा, सबसे पहला काम, जो उसके पास H2O था ना, उसको स्प्लिट कर देगा H2 और O2। देख रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन कहां से अराइव है। यहां से सबसे पहला काम प्लांट क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। सनलाइट का एनर्जी को ऑब्जॉर्व किसकी हेल्प से करेगा, क्लोरोफिल की हेल्प से, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। फिर उनकी हेल्प से क्या करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उस केमिकल एनर्जी का यूज करके H2 को स्प्लिट कर देगा H2 एंड O2 में। अब ये जो O2 है ये कहाँ जाएगी, ये स्टोमेटा से बाहर, समझ गए, स्टोमेटा से बाहर, और CO2 स्टोमेटा से अंदर, और उस CO2 के अंदर यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एंड तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ CO2। ध्यान देना, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में रिडक्शन क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इससे क्या बन रहा है, C6H12। तो ये क्या हो रहा है, तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू CO2, ठीक है ना। या तुम बता दो रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, क्या फॉर्म कर दिया, कार्बोहाइड्रेट। 3 स्टेप थे, जहां पर पहले क्या हुआ, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया, दूसरा स्टेप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके H2 को स्प्लिट कर दिया, फिर तीसरा स्टेप रिडक्शन, H2 को ऐड कर दिया CO2 के अंदर, और क्या बना दिया। अब ये तीनों की तीनों स्टेप कई बार बिल्कुल साथ में नहीं होते। डेजर्ट प्लांट्स क्या करता है, डेजर्ट प्लांट्स में अगर वो सेम टाइम पे ही अपने स्टेमेटा को ओपन करने लग गया जिस टाइम पे उसने हीट एनर्जी को कन्वर्ट करा, तो एक्चुअल में वहां पर इतनी गर्मी होती है कि स्टोमेटा ओपन होते ही प्लांट अपना वाटर लूज कर देगा, और जैसे ही प्लांट में वाटर लूज करेगा प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर बचेगा ही। तो इसलिए प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा दिन में ओपन ही नहीं करता, दिन में सिर्फ एक ही काम करता है कि सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उससे ऑब्जॉर्ब करके जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया वो रख लिया, और रात को स्टोमेटा ओपन करेगा, समझ गए। उस टाइम पे वो क्या करेगा कि आगे वाले स्टेप करेगा, रिडक्शन वाले। क्यों,
क्योंकि उसे पता है कि भाई दिन में अगर उसने आगे का काम करा तो तेरा काम हो जाएगा खत्म। तो प्लांट भी इतने सियाने हैं, वो है ना, देखो अपना काम है ना अपने टाइम के हिसाब से करते हैं। तो उन्हें पता है कि भाई दिन में टोमेटो ओपन होगा ना तो काम खराब हो जाएगा। तो ये स्टेप्स जो है ना, ये कई जगह पर साथ के साथ होते हैं। दीज स्टेप्स नीड नॉट टू, देखो लिखा हुआ है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, does plant takes up CO2 at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। जो उसने दिन में एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी ना क्लोरोफिल ने, उससे अपना काम आगे का करेगा। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, अब क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ को तो बाद में ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, अब जिस बालक ने ध्यान तपट दिया है वो बालक मेरे को ये बता देगा। हमने भाई ये जो है ना, ये तुमने पढ़ा होगा, ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में क्या क्या यूज हुआ, CO2 यूज हुआ, H2O यूज हुआ, और बन गया क्या, ग्लूकोज और O2 और H2O, है ना। अब मेरे को नीरव तू ये बता दे कि बेटा यह जो O2 है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी थी और ऑक्सीजन यहाँ पर भी थी, इन दोनों में से कौन से में से ऑक्सीजन बाहर निकली है? ये O2 जो है ना, ये CO2 से बाहर आई है या H2O से बाहर आई है? CO2 से बाहर आई है। हाँ भाई आरब, ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से बाहर आई है या H2O से बाहर आई है? क्यों? हाँ हाँ हाँ, तूने आंसर ठीक दिया, पर न्यू और बता दे क्यों। यार अभी हम स्टेप कर रहे हैं, उन स्टेप में बोलना मैंने कि क्या होता है। सबसे पहले H2O स्प्लिट होता है और H2 आगे चली जाती है और O2 बाहर चली जाती है। तो O2 कहाँ से आ जा रही है? O2 H2O से बाहर निकल रही है भाई। और ये जो H2 बची, इसको तो उसने CO2 में ऐड करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया। पर कॉमन बच्चों का आंसर जो है ना, CO2, पता है क्यों होता है? क्यों होता है? देख मैं इसका तुक्का बताऊंगा, इसने CO2 क्यों बोला, क्योंकि H2O में तो एक O है और CO2 में ऑक्सीजन के 2 है, O2 है, O2। तो ये अंदाजा लगा लेते हैं भाई, O2 वहां है तो इसलिए O2 तो वहीं से निकला होगा, क्योंकि H2O में तो एक ही O है ना। पर बेटा ये तुक्का तेरे को नहीं मारना पड़ता अगर तू थोड़ा सा ध्यान से अभी पहले ही देख लेता तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, जब मैं तेरे को पढ़ाता हूँ तो तू ध्यान से सुनता ही नहीं। ये तू ध्यान से सुना ही ना करता, फिर खच्चर में तेरा पढ़ाऊंगा तुझे है। आज से ना तेरा नाम है लंपिस, लंपुस, लंपिस में देख के बता दूंगा ये क्या बच्चे से। इसका मतलब है भोंदू, ठीक है। आज से हम तेरा नाम लिख रहे हैं, रख रहे हैं लंपुस। हाँ लैम्पुस, लैम्पुस, लैम्पुस है भाई तू। जब तेरे को अभी मैंने 1 मिनट पहले ये बताया कि भाई ये जो हमारा H2O है ये स्प्लिट होता है, H2 और O2 यहाँ से रिलीज होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? H2O से, CO2 से रिलीज नहीं होती। फिर भी तूने आंसर यार CO2 में से दिया, इसका मतलब तो तू ध्यान से सुनता ही नहीं है इतनी डिटेल में जाने के बाद। और मेरे को ये पता है, मैं कल पूछूंगा तो फिर गलत बताऊंगा, तो तू पक्का बताओगा यार, तू ध्यान से सुनाएगा तब। अब ये भाई जो ये हमारा लीफ का जो ये वाला क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ है ना बेटा, ये लीफ का ये वाला डायग्राम तुम्हें यहाँ से मेरे को लगता नहीं समझ में आएगा इतना अच्छे, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं कल तुम्हारे को निकाल के दिखाऊंगा थोड़ा सा वीडियो में। और है ना ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी को भी हम परफॉर्म करते हुए देखेंगे लैब में, जैसे लैब की वीडियो देखेंगे, ठीक है। वो वीडियोस मैं कल पहले से ही ढूंढ के रखूंगा कि मेरे को तुम्हारे को कौन सी वीडियो दिखानी है जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी तुम्हारी। क्योंकि यहाँ पर है ना जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, पहले तुमने पढ़ा हुआ है सभी ने, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ज्यादा डीप जाएंगे, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने अभी तुमसे पूछा कि ऑक्सीजन कौन से सब्सटेंस में से निकल रही है, CO2 या O2 से। इससे अलग इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे। और जो ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो हम है ना कल बहुत अच्छे से इसके प्रैक्टिकल देखेंगे और वहां से उन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है।
टाइम लगेगा भाई। इसमें भी टाइम लगेगा।